मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने अपनी तकरीर रखी, चौबे जी, यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, जिन नेताओं ने पार्टी में प्रवेश किया उनका मैं स्वागत दिल से करता हूं। उपस्थित भाई और बहन, हम सभी इस बात को जानते हैं, लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। दिल्ली में किसान अनशन पर बैठा है, एक तरफ हमने कोविड पर काबू कर लिया है ऐसे केंद्र सरकार कह रही है, और दूसरी तरफ कोविड के नाम पर ही पार्लियामेंट का सेशन पोस्टपोन किया गया। हम लोग कभी इस बात को सोचते नहीं है कि सबसे बड़ी पूंजी जो है, नियत ये सबसे बड़ी पूंजी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आपकी नियत सही है तो आपको नजरिया भी सही दिखाई देता है। आपकी नियत में अगर खोट है तो आपका बर्ताव भी उसी तरह से होता है। मोदी जी पंतप्रधान हैं, शासन उनका है। 2 दिन पहले मैंने उनका बयान सुना कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है, कृषि आयोग जो है, उन्होंने जो दाम तय किया हुआ है वो दाम मिलने चाहिए। और दिल्ली में जो किसान बैठा हुआ है वो यही कह रहा है कि तुमने 3 कानून बनाए, वो 3 कानून हमारे खिलाफ है। उन 3 कानूनों में संशोधन करो। और एक संशोधन उनकी मांग ये है कि एग्रीकल्चर कमीशन जो है, कृषि आयोग जो है, दाम तय कर लेती है, उसी दाम में व्यापारी यहां का खरीदेगा, इसका आश्वासन हमको चाहिए। लफ्जों से आश्वासन नहीं चाहिए, उस कानून में दुरुस्त करते हुए चाहिए। मोदी जी से हम लोग ये पूछते भी है, जो आपकी जबान पर है, कैसे माने कि वो सही है? किसान कह रहा है कि कैसे माने ये सही है। अगर आपको ये सही करना है तो हकीकत में इसको उतार दीजिए। हकीकत में उतारना है तो तीनों कानून में तब्दीलियां करिए, बदलाव कर दीजिए और कह दीजिए कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो प्राइस तय करेगी उसी के नीचे यहां का व्यापारी खरीद नहीं सकता, और वो खरीदेगा तो उस पर कानूनी जुर्म होगा। मोदी जी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको 22 दिन क्यों लगे इस बात को समझने के लिए? किसान पहले दिन से ही वो बात कह रहा था, लेकिन जब उसके ध्यान में आया, मोदी के ध्यान में जब आए, दिल्ली में किसान तो घेर के बैठा हुआ है, लेकिन यूपी का किसान है, बिहार का किसान है, राजस्थान का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, केंद्र कर्नाटक का किसान है, उड़ीसा का है, बिहार का है, तेलंगाना का है, आंध्रा का है। ये धीरे धीरे अपने अपने जिलों में
अपने तरीके से दिल्ली में बैठे हुए किसानों को समर्थन कर रहे हैं, तो उस समर्थन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए मोदी जी ने सिर्फ लफ्जों की बात कही है कि मुझे मिनिमम प्राइस जो है मंजूर है। कहने के बाद 3 दिन हो गए, भैया जो आपको मंजूर है वो कानून में तब्दीली क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि ये कानून में तब्दीली होगी, क्योंकि इनकी नीयत अलग किस्म की नीयत। हम लोग की नीयत जो है प्रजातंत्र की नीयत, डेमोक्रेसी की नीयत, लोकतंत्र की नीयत। लेकिन आरएसएस और मोदी जी की नीयत जो है वो हिटलर की नीयत है, डिक्टेटर की नीयत है, हुकुमशाह की नीयत है। हमने जो कह दिया वो कह दिया, आपको मानना। हम इस किसी प्रकार से इसमें तब्दीलियां नहीं करते। तो मैं यही आपसे बात बता रहा था कि मोदी जी के जो जबान पर है
वो हकीकत में उतारती दिखाई नहीं दे रही। जो पहले से हम लोग आरोप कर रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार, मोदी की जो सरकार है, इनका ये आज का मकसद नहीं। 1947 से जब ये संविधान बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई, उस वक्त की अगर हम लोग डिबेट देखें, उस वक्त के हम लोग अगर अखबार देखें, तो बीजेपी ने सीधे कहा था, उस वक्त के आरएसएस, बीएच जनसंघ जो था, हिंदू महासभा थी, इन्होंने सीधा कहा था कि हम प्रजातंत्र मानते लेकिन यहां डेमोक्रेसी नहीं मानते। हम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। और उस दिन से जो लड़ाई शुरुआत हुई, उसकी कहीं ना कहीं तो भी अभी एक बड़ी लड़ाई दिखाई दी। एक तरफ जो हिटलरशाही के साथ में है वो है, और दूसरी तरफ जो हिटलरशाही के विरुद्ध है, ऐसी इस देश में लड़ाई शुरुआत होने जा रही। डरा धमकाने की राजनीति इस देश में शुरुआत होती नहीं, ऐसी नहीं है। पूरी तरह से डराने की राजनीति। पुलिस आपको घर में भेजा जाता है, नहीं रहा तो ईडी आपको भेजी जाती है, सीबीआई भेजा जाता है। इस देश में एक 1,04,000 हिंदू समाज के, जिनकी आमदनी 500 करोड़ की, जिनकी आमदनी कम से कम 500 करोड़ की है, वो देश छोड़ के चले गए। मुसलमानों की बात तो अलग है, ये तो हिंदुओं की बात कर रहा हूं। आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी का कोई चमचा हो तो वो कह दे कि भैया ऐसा नहीं हुआ। मेरी रिपोर्ट नहीं कह रहा हूं, एक इंटरनेशनल संस्था है, उस इंटरनेशनल संस्था ने कहा है कि भारत में से 1,04,000 फैमिलीज जो है, परिवार जो है, वो भारत के छोड़ गए और उन्होंने दूसरे देशों में जाके बसा है कि जिनकी संपत्ति 500 करोड़ के लगभग। इनके साथ जो विरोध कर रहा है, इनके साथ में जो नहीं जाना चाहता, उसके साथ में दमन की राजनीति। तो मुसलमानों के साथ यहां तो दमन की राजनीति होगी ही। क्योंकि सीधी सीधी बात आरएसएस ने कही है, गोलवलकर की किताब में कही है कि मुसलमानों के इस देश की संस्कृति को स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है तो उनको कत्ल किए जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। एक नूर इस्लाम करके दिल्ली के एक प्रोफेसर है, उन्होंने गोलवलकर की किताब छापी है जिसका नाम है वी एंड द नेशनहुड। अंग्रेजी में किताब है, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है कि जिसका नाम है वी एंड द नेशनहुड। उसके 120-125 पन्नों की किताब है, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, पिछले 20 पन्ने पढ़ ले तो मुसलमानों के साथ क्या रवैया होगा उसका पूरा विवरण उसने दे दिया है। जो मुसलमानों के साथ होगा वो सिखों के साथ होगा, जो यहां पर जैनों के साथ होगा वही बौद्धों के साथ होगा। और इसलिए आपने देखा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के किसान हैं, कुछ राजस्थान के किसान हैं,
फिर भी वहां पर आरोप लगाया गया ये खलिस्तानवादी है। शांति से बैठे हुए लोगों पर खलिस्तानवादी का आरोप लगा। आम जनता ने जब ये माना नहीं, तब ये कहा गया कि ये लेफ्टिस्ट है। फिर कहा गया कि ये माओइस्ट है। लोगों ने इस बात को भी माना नहीं। और फिर इनके बीजेपी की जो स्पोक्सपर्सन है उसने कहा कि इनको पैसा जो है वो चाइना से आ रहा है और पाकिस्तान से आ रहा है। मतलब आप अपने सवालों को लड़ने के लिए अगर उतरते हो और सरकार को ललकारते हो, तो यहां पर आरोप लगाया जाता है कि आपको विदेश से पैसे आ रहे हैं। मोदी जी इतिहास मत भूलिए, बीजेपी इतिहास मत भूलिए। ये जो इलेक्शन का कानून है, ये इलेक्शन का कानून आपने 1998 में बदला कि नहीं बदला, ये मुझे बताओ। और बदलने से ये कहा कि ये कानून आज से लागू नहीं होगा, ये कानून 1950 से लागू होगा। भैया ये कानून में बदलाव क्यों किया? क्योंकि उस कानून में एक बात थी कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राजनीतिक दल विदेशियों से पैसा नहीं ले सकते, बाहर का देश उसको पैसा नहीं दे सकता। मोदी जी इसका जवाब दो कि बीजेपी के अकाउंट में अमेरिका से पैसा आया या नहीं आया। मुसलमान मुझे कह रहे यार डरता हूं, मैं तो सीधा चैलेंज देता हूं, भैया मोदी जी को आ जाओ, कौन से मैदान में कुश्ती करना आ जाओ, क्योंकि इस देश का मालिक मैं हूं। इस देश का मालिक हर वोटर है। इस देश का मालिक वोटर है। 5 साल की वो किसी के लिए चुन के देता है और 5 साल के बाद वापिस उसको बुलाने का अधिकार उसके पास है। इसलिए मालिक कौन हुआ? आज जो 5 साल के लिए तुमने सत्ता में बैठा दिया उसको, उससे आप डर रहे हो। पुलिस वाले मेरे पास आए, बोले तुम मोदी से गाली दे रहे हो। मैंने कहा तुम किसके नौकर हो ये पहले बताओ, सरकार के हो कि लोगों के हो? कानून कहां है बताओ? इस देश में मुझे जो कुछ कहना है संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार के मुताबिक मैंने कहा मैं चलूंगा। अगर तुम मुझे पकड़ने लेने आए तो मैंने कहा 2 हाथापाई हो जाएगी, पुलिस में देखेंगे जो होगा वो होगा। बोली यार तुम तो लड़ने उतरे हो। मैंने कहा सीधी बात है, तुम मुझे पकड़ने नहीं उतरे हो। अगर मैं किसी कानून का अगर गुनहगार हूं तो मुझे तुम पकड़ सकते हो। अगर मैं किसी कानून का अगर गुनहगार नहीं हूं तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते, धमका नहीं सकते। बात यह है कि हम लोग अपनी कमजोरियां दूर करते हुए थोड़ा सा हिम्मत भी दिखा दिए, थोड़ा सा हिम्मत दिखा दिए तो ये जो डिक्टेटर की ओर जाने वाली सरकार जो है उसको हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग बातचीत नहीं करते, गुमसुम बैठते रहते हैं। मुझे एक बताओ कि अपने घर के सामान जो है हम लोग कब बेचने निकलते और कौन बेचता? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कौन बेचता है? शराबी वही है ना, वो अपने घर के बर्तन बेचता है, बीवी को पीटता है, बीवी के पैसे चुराता है,
अगर कुछ नहीं रहा तो फिर मकान बेच देता है और बेघर हो जाता है। क्या मोदी जी का रवैया वैसा ही है या नहीं है? रेलवे बेचने निकला है, ऑयल कंपनियां बेचने निकला है। भैया हम आपसे पूछते हैं, मोदी जी ये बताओ कि जो दूध देने वाली गाय है उसको तो कोई बेचता नहीं है, उसको संभाल के रखता है क्योंकि दूध देती है। ओएनजीसी है, रेलवे कंपनी है, रेलवे अपन चलते हैं वो, ऑयल कंपनियां हैं, स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं। क्या ये केंद्र सरकार को हर सालाना जो मोदी जी बता देते कि इसमें हम लोगों का 22 लाख करोड़ टैक्स आता है, 22 लाख करोड़ जो टैक्स आता है, उस 22 लाख करोड़ में से ये जो कंपनियां बेचने निकले हो उनका हिस्सा 7.5 लाख करोड़ है या नहीं है, ये बताओ। दूध की गाय तो हम लोग कभी बेचते नहीं, लेकिन मोदी जी से हम ये पूछ रहे कि जो कंपनियां सरकार को हर सालाना 7 लाख करोड़ इनकम करके देती है, आप उसको बेचने क्यों निकले? वजह तो बताइए। ये कंगाल सरकार है। अगर ये कंगाल सरकार नहीं होती, डीजल के और पेट्रोल के और गैस के दाम नहीं बढ़ते। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 4 महीनों से जिससे डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, गैस बनता है, कि जिसका नाम क्रूड ऑयल है। मोदी जी, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 महीने में कितने बढ़े ये बताओ। बैरल का हिसाब वहां पर चलता है 45 रुपया बैरल, पिछले 4 महीने से है लगातार, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन 4 महीने के अंदर आपने डीजल और पेट्रोल का भाव 15 रुपए से बढ़ा दिया। आपकी तिजोरी खाली है ये हम जानते हैं, कोविड के माध्यम से व्यापार बंद था ये भी हम लोग जानते हैं। तिजोरी में पैसा आना चाहिए ये भी हम लोग जानते हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया, तो उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन जो कंपनियां आप बेच रहे हो उसके खिलाफ हम लोग जरूर है और रास्ते पर उतारते रहेंगे। दोस्तों, ये एक शराबी की सरकार है, जितनी जल्दी निकाल दोगे उतने जल्दी अच्छा है, नहीं तो इस देश को कवड़ा कर देंगे। आज ही मैंने राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट सुना कि हमारी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब हमारी इज्जत को अगर आज भी आग आ गई तो हम बदला लेंगे। भैया, भूमिका अच्छी है आपकी, मैं उसका स्वागत करता हूं। फिर उसी शराबी पर मैं आता हूं, वो शराबी जिसके पास कुछ भी नहीं है, या जिन्होंने कर्जा लिया है और कर्जा दे नहीं सकता है, उसकी हालत क्या होती है? उसकी हालत वो ये होती है, जिससे कर्जा लिया है वो जो कहेगा उसके मुताबिक ही आपको चलना है। आपकी इन कंपनियां जब बेची जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? आपकी इज्जत बचाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए। आपके पास अगर पैसे ही नहीं है तो आपकी इज्जत कौन बचाएगा?
ये सिर्फ खोखले लफ्जों के मालिक है, असलियत में इनको कुछ आता नहीं, ज्ञान भी नहीं है। जुमले पर जुमले, जुमले पर जुमले, जुमले पे जुमले। अरे भैया, जुमले से हमारा पेट नहीं भरता, जुमले से इन हाथों को काम नहीं मिलता, जुमले से तिजोरी नहीं भरती। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस देश का संविधान तो खतरे में है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपनी खुद की आजादी जो संविधान से बरकरार है, उस आजादी भी खतरे में है, आज दिखाई देती है। आने वाला वक्त क्या होगा, उसका आगाह करने वाला दिल्ली का आंदोलन है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। सरकार ने जो दिल्ली के आंदोलन के साथ में जो रवैया किया है, जो बर्ताव कर रही है, वो यही संदेश देती है आपसे कि हम करे सो कायदा, हम जो कहेंगे वही आपको करना है, आपकी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या ये व्यवस्था आप चाहते हो? अगर ये व्यवस्था नहीं चाहते हो तो इतना मान के चलिए कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपका हौसला %40 से इस सरकार को उखाड़ देने का रहा, तो ईवीएम भी आपको हरा नहीं सकती है। आप ध्यान रखें, कितना मैनिपुलेट करेंगे उस ईवी में? 10%, 15%, 20%, 100% तो नहीं कर सकते। 40% लोगों ने तय कर लिया कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तो ये सरकार ईवीएम भी अगर उन्होंने मैनेज कर ली तो भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, इतना ध्यान में आप रखिए। और इसलिए इस सरकार के जो इरादे हैं वो मुझे ठीक नहीं दिखाई। पाकिस्तान के साथ मान लीजिए हमारी खानदानी दुश्मनी हो गई, लेकिन हम इनसे पूछते पे म्यांमार है, उससे आपकी दोस्ती क्यों नहीं है? श्रीलंका है, उससे आपकी दोस्ती क्यों नहीं है? छोटा सा नेपाल है, उसको भी आप संभाल नहीं पा रहे। उससे छोटा भूटान है, उससे भी आपकी दोस्ती नहीं हो रही है। चाइना के साथ में पंगा लेके बैठे, और हर दिन इनकी बयानबाजी आपने सुनी है, पढ़ ली है, क्या होती है। बचपन में हम लोग जब लड़ते थे तो उससे हाथ नहीं उठाते, लेकिन लफ्ज़ ही चलते थे, साला देखूंगा तुझे। अब उसी तरह की बयानबाजी राजनाथ सिंह की और मोदी जी की चल रही है। इन्हें बताओ मुझे, तुमने किया तो हम तुम्हारे पे हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पे जरूरत क्या है कहने की? जिस दिन हमला करना है उस दिन कर दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब चाइना अमेरिका के साथ में लड़ रहा है, वो दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाह रहा है, और चाइना अपनी हुकूमत चाहने वक्त एक चूहा अगर आके उसको तकलीफ दे तो वो कहेगा चूहे को उठा के फेंक देगा। इनका जो अड़ियलपन है, इनकी जो हेकड़ है, अगर चाइना के साथ में अगर झगड़ा हुआ तो मैं समझता हूं कि हेकड़ी की वजह से ही हुआ, ऐसा मैं कहूंगा। अपने आप को पहले ताकतवर बनाओ, जो हथियार चाहिए वो हथियार खरीद लो।
आप उसको हरा सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में आ जाओ और फिर उसको चैलेंज करो। लेकिन वो हमारी नीति नहीं है। यहां के लोगों को भुलाया देन दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, उसकी बयानबाजी चल रही है। और कल किसी दिमाग मेजर का दिमाग चाइना में घूम गया और उसने शुरुआत की, तो आप क्या करोगे? मतलब सोची समझी हुई राजनीति इनके बस की बात नहीं है। दिमाग से राजनीति करे इनके पास तो है नहीं। इनके यहां इंस्टेंट इडली की तरह फॉर्मूले होते हैं। नोट आप बदलना है तो बदल दो। अरे भैया नए नोट आए नहीं आए उसको दिखा नहीं दे रहा। जीएसटी भी उसी तरह से आई, लॉकडाउन भी उसी तरह से आया। आगाह नहीं कर गया लोगों को कि हम लॉकडाउन करने वाले, 2 दिन देते 3 दिन देते, जिनको अपने गांव में जाना था वो चले जाते। 15 लाख महाराष्ट्र से ही चल के गए, देश भर में 85 लाख लोग चल के गए, मध्य प्रदेश से कई लोग चल के गए। और इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करता हूं कि ये लुटेरों की सरकार है। मोदी जी, आपने कहा कि नोट तब्दीली के बाद काला धन आ जाएगा देश भर में। बताइए कि कौन से अमेरिका बैंक से, स्विट्जरलैंड के बैंक से, जिनीवा के बैंक से कितने पैसे लौट आए, ये तो बताओ। तुमने नोट बदल दिए, बात सही है, नोट बदलवा दिया आपने, फिर ये काला धन आप आज कैसे दिखाई दे रहा है? फिर काला धन कैसे आ गया? उस वक्त की बात सोचो, 2 साल 3 साल पहले जब बदली किए, 60-40, 40-60 ये रेशियो था ही नहीं। आपके पास काला धन है तो ले आइए, 60 पर 60 ले जाइए, 40 हम लोग रखेंगे। ये हिसाब था या नहीं था? अब ये लूट हुई या नहीं हुई? मतलब जिसके पास काला धन था, नोट बदली कर दिए, नए नोट लेने हैं तो नए नोट हम लोग देंगे ना आपको। कितने देंगे? 100 लाख तो 60 रुपया देंगे, 40 रुपया हम लेंगे। ये चोरी हुई या नहीं हुई? ये करप्शन हुआ या नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा करप्शन, ये सबसे बड़ा करप्ट सरकार है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि बरहानपुर के नगर पालिका के हिसाब से एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश में करेंगे और एक नई विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ।